Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. So let's start the analysis of today's newspaper, as today is 25th June of 2020 and it's a Thursday today. Our first news is, जो आज हम पहली न्यूज़ देखेंगे वो है PLA said गलवान क्लैश वॉज अनफॉर्चुनेट. पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उससे वो PLA उसे कहलाई जाती है. उसने कहा कि जो गलवान में अभी लोग मरे हैं, दोनों तरफ से मरे हैं. चाइना ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि कितने लोग मरे, लेकिन मरे दोनों तरफ से ही हैं. तो उन्होंने कहा है, कहते हैं PLA ने, कि कहते हैं जो गलवान पे क्लैश हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, वो होना नहीं चाहिए था, वो हो गया, पता नहीं क्यों. इस न्यूज़ में यही दिया है कि इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू डिसएंगेज फ्रॉम 3 फ्रिक्शन पॉइंट्स इन लद्दाख एंड पुल बैक फ्रॉम देयर करंट पोजीशंस, वेयर द इंडियन आर्मी एंड PLA आर एंगेज इन एन आई टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन. क्या कहते हैं, दोनों आर्मियों ने कहा है कि वो पीछे हो जाएंगी जहाँ पे अभी कंडीशन चल रही, जो दोनों आर्मी खड़ी है कहते हैं LAC पे, तो उस पर कहा गया कि वो लोग पीछे हो जाएंगी. द 3 एरियाज़ आर, जहाँ जहाँ पे ये कहते ये हुआ, उस वो है गलवान, हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया नियर पैंगोंग टिसू लेक इन लद्दाख अलॉन्ग द कॉन्टिन्शियस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. इन 3 एरिया पे ही मैक्सिमम जो अभी कहते हैं इंसिडेंट हुआ वो यहीं हुआ है. इन्हीं तीनों जगह पे चाइनीज़ ट्रूप आ गए थे. इसमें ये भी बताया गया कि जो पैंगोंग टिसू लेक है, वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने 1 किलोमीटर इंडियन साइड पे आके कब्जा कर लिया था. एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना लिया था वहाँ पे आके, क्या कहते हैं, इंडियन साइड आके 1 किलोमीटर के अंदर आके बना लिया था. काफ़ी, अगर वो लोग वापस नहीं जाएंगे तो काफ़ी खतरा हो जाएगा हमारे बॉर्डर का, और वो काफ़ी एरिया उनके अंदर चला जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है. चलिए देख लेते हैं पैंगोंग टिसू लेक के बारे में. पैंगोंग टिसू लेक ये 135 किलोमीटर लंबी लेक है. उसका क्या कहते हैं 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में है. ये तेथिस जियोस्लाइन के द्वारा बनी थी और एक सॉल्ट वाटर लेक है. इसका एक सिग्निफिकेंस यही है कि ये चुशुल जाने पड़ती है और इसी रास्ते से चाइनीज़ ट्रूप इंडिया में आते हैं. यही जगह है. चलिए देखते हैं आज की अगली न्यूज़. UGC में स्क्रैप फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स. क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ये न्यूज़ आई है कि UGC है, जो कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो क्या कहते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का भी क्या कहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है. क्योंकि आपने देखा ही होगा कितनी तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है, और क्या कहते हैं लोग रोज़ कई हज़ार लोग मर रहे हैं, और क्या कहते हैं कई लोग कई हज़ार इन्फेक्टेड हो रहे हैं रोज़ के रोज़. तो इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुए तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि एक क्लास में तो ऐसा तो है नहीं कि कम बहुत बच्चे बैठा दे. तो क्या कहते हैं फॉलो करना सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम करने से ये खतरा बढ़ सकता है और केसेस बढ़ सकते हैं, बच्चों को भी हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है. द UGC is considered advising colleges and universities to cancel their final examinations and semester examination in light of the increase in COVID-19 cases, according to senior officials at the MHRD. ऐसा भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है UGC का. ऐसा माना जा रहा है कि UGC ख़त्म कर देगा ये एग्ज़ामों को, फाइनल स्टूडेंट्स एग्ज़ामों को भी. ये इसलिए किया गया, द फाउंडेशन फॉर रिवाइज, ऐसा क्या कहते हैं MHRD मिनिस्टर ने कहा कि हमें हेल्थ और सेफ्टी दो सबकी देखनी है, स्टाफ की, स्टूडेंट्स की, टीचर की, सबकी सेफ्टी देखनी है. तभी हम इसे क्या कहते हैं कर रहे हैं, इसे स्क्रैप करने का सोच रहे हैं. UGC को हमने रिपोर्ट दी है. दिस कम्स अ डे आफ्टर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन कैंसिलेशन ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10 एग्जामिनेशन, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं डिसीजन दिया कि क्लास 12 और क्लास 10 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए. तो उस पर अभी डिसीजन आना है फाइनल, जो क्या कहते हैं थर्सडे को आएगा फाइनल डिसीजन CBSE का. तो देखना है क्या होता है, उसके बाद ही कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन के बारे में देखा जाएगा. चलिए देख लेते हैं UGC के बारे में. UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को करने के लिए. ये 1946 में बनाई गई थी. जो 3 उस वक्त यूनिवर्सिटियाँ थी, बिग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यही 3 थी उस वक्त बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी. इन 1947 अ कमिटी वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद ऑल द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी. फिर 1947 में एक कमिटी बनाई गई
जो देख उस वक्त बनाई गई सारी यूनिवर्सिटियों को देखने के लिए जो उस वक्त थी, उस वक्त प्रेजेंट पे थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1948 under the chairmanship of S. Radhakrishnan. It recommended that UGC be reconstituted into general model of the University Grants Commission of the United Kingdom. फिर एस राधाकृष्णन के चेयरमैन थे उस वक्त, क्या कहते हैं, तो उन्होंने इसे फिर से बनाने की कहा गया कि फिर से इसे बनाया जाए नए तरह से, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनाइटेड किंगडम यूके का जैसे है वैसे यहाँ के भी हमें बनाना चाहिए। द UGC वॉज हाउएवर फॉर्मली इस्टेब्लिश इन नवंबर 1956। फिर इसका ये नया फॉर्म 1956 में आया, वो एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, उसके हिसाब से इसे लाया गया। इसके फंक्शन होते हैं, इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ये हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी, सबको एक रिकॉग्निशन देता है, एक पोजीशन देता है। इट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया। ये ग्रांट्स देता है, कुछ कहते हैं वो अमाउंट देता है जिससे वो काम कर सकें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। इट प्रोवाइड स्कॉलरशिप फेलोशिप टू बेनिफिशरीज। ये स्कॉलरशिप देता है जो क्या कहते हैं बेनिफिशरी, तो जो ज़रूरतमंद होते हैं बच्चे उनको स्कॉलरशिप भी देता है ये यूजीसी। इट मॉनिटर्स कन्फर्मिटी टू इट्स रेगुलेशन बाय यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ये भी देखता है कि उसके रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में कि नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। RBI will supervise cooperative banks. इस न्यूज़ में आया है कि टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर द सेंटर्स हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI। कि जो डिपॉजिटर जो हम लोग हैं, जो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, जो कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट जो बैंक रहती हैं, उनमें जो पैसा हम लोग एक डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कहते हैं अब RBI उन पर सुपरवाइज़ करेगा, उनके ऊपर नज़र रखेगा। तो इस न्यूज़ में यही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं RBI के बारे में। RBI बनना वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कलकत्ता बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। पहले इसका क्या कहते हैं हेड ऑफिस समझ लीजिए, सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था, जो आजकल कोलकाता है वो, लेकिन उसके बाद फिर 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया था। द सेंट्रल ऑफिस वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। जहाँ पे गवर्नर सिट बैठता है और काम करता है, जहाँ गवर्नर ऑफिस रहता है, RBI का गवर्नर। द ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन 1949, द नेशनल रिजर्व बैंक इज़ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1949 के बाद से जब नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद से RBI पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। द रिजर्व बैंक्स अफेयर्स आर गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके जो अफेयर रहते हैं, जो डिसीजन लेने होते हैं, वो इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इसके डायरेक्टर अपॉइंट या नॉमिनेटेड होते हैं 4 साल के लिए होते हैं। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। मर्जर ऑफ RS एंड LS चैलेंज फाइनल स्टेज। जो राज्यसभा और लोकसभा के चैनल आते हैं, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, उनको मर्ज करके एक टीवी में कराया जा रहा है, संसद टीवी में मर्ज किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ द मर्जर ऑफ राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी एंड संसद टीवी इज़ इन द फाइनल स्टेजेस। ये मिनिमम क्या कहते हैं फाइनल स्टेज में है, आप क्या कहते हैं इसे होने ही वाला है अब इसका मर्जर। द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट सेशंस विल कंटिन्यू टू बी टेलीकास्ट बट द मैन पावर एंड टेक्निकल रिसोर्सेज विल बी इंटीग्रेटेड। जो लाइव प्रोसीडिंग्स होगी पार्लियामेंट की अभी जो होंगी वही संसद टीवी में दिखाई जाएंगी, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि अब ये मर्जर हो जाएगा तो हम लोग अच्छे तरह से देख पाएंगे जो मीटिंगें हो रही हैं पार्लियामेंट की ऑनलाइन, उसे भी देख सकेंगे। लोकसभा ये पॉइंट नोट करेगा, जो लोकसभा थे उसको 2006 में लोकसभा टीवी को लॉन्च किया गया था और राज्यसभा टीवी को 2011 में ये लॉन्च हुए थे। ये जो मर्जर हुआ है ये कमेटी के द्वारा हुआ है, क्या कहते हैं जो स्पीकर हैं और जो स्पीकर के द्वारा और जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके वो फॉर्मर हेड बनाए गए हैं प्रसार भारती चेयरमैन जो सूर्या है, सूर्य प्रकाश, उनको बनाया गया इस कमेटी हेड। एक कमेटी बनाई गई है जो क्या कहते हैं बात कर रही है MP से और पूरी उनकी रिकमेंडेशन ले रही है कि कैसे इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, उसके बारे में
पूरा रिकमेंडेशन लिए और इसका मर्जर के बारे में सोचा गया है उसके बाद ही। तो ये अब ये फाइनल स्टेज में है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। एनजीटी सीक्स रिपोर्ट ओवर प्ली ऑन स्लॉटर हाउस वेस्ट, कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और कमेंट जरूर करें कि एनजीटी किस एक्ट से लाया गया है, कब लाया गया है, और क्या कहते हैं ये किन केसेस में अपना डिसीजन देता है, सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में। तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर बताएं ये 3 चीज़, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। ये क्या कहते हैं इस न्यूज़ में आया है कि जो एनजीटी है वो क्या कहते हैं एक पिटीशन फाइल हुई है, एनजीटी ने फाइल की है, जिसमें कहा गया है कि जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है वो कहते हैं जो वाटर में गिरता है उसके कारण कई ग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है और काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को। तो इसके बारे में यही पिटीशन फाइल हुई है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। चलिए देखते हैं आज की अगली न्यूज़। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। बैड टू वर्स, द टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम स्ट्रेन बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर। जो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, जैसे कुछ वो इंडियनों को पकड़ लिया गया था, इंडियन डिप्लोमेट जो वहाँ पे काम करते, जो नहीं एजेंसी, वो एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं जो लोग, उनको पकड़ लिया गया था कि फ़ेक करेंसी की वो लोग कि फ़ेक करेंसी का बिजनेस करते हैं, या किसी ने कहा कि वो एक्सीडेंट उन्होंने किया, ऐसे करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद इंडियन ने भी पाकिस्तान एम्बेसी वाले उनको भी किसी बात पे पकड़ के डाल दिया, तो दोनों फिर इंडियन एम्बेसी वाले लोगों को छोड़ दिया गया पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी गहरी बात है और काफ़ी गलत भी बात है कि दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे के खिलाफ ऐसे एक्शन ले रही हैं। पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन इंडिया को भी कोई और तरीका सोचना चाहिए था, ऐसा इसमें कहा गया है। इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर ऑफ इंडियन पर्सनल पोस्टेड इन इस्लामाबाद इन क्लियर वायलेशन ऑफ देयर डिप्लोमेटिक राइट्स। ये कहते हैं पूरी तरह से डिप्लोमेटिक राइट्स उनका कहते हैं डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो इस्लामाबाद में पोस्टिंग है जिन इंडियंस की, जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, पूरी तरह से उनका वायलेट कर रहा है उनके डिप्लोमेट्स राइट को। तो इसमें यही सब बताया गया है। द पार्लियामेंट अटैक इन, जैसे आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ 2001 में, फिर एक लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ऑपरेशन पराक्रम। फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में, तो वो सार्स समिट के लिए गए थे पाकिस्तान। तो उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमेट्स के लिए काम किया और कहा कि 100 उनके डिप्लोमेट्स वहाँ रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। After the Pulwama attack last February, the Balakot airstrike in August 5 decision to amend Article 370 of the Constitution and reorganize Jammu and Kashmir, India and Pakistan stamp all trading ties। कि जब से ये सब इंसिडेंट हुआ, पुलवामा हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, फिर 370 को हटाया गया, तो उसके बाद से ये इंडिया पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले। तो उसके बाद से इन्होंने सारे ट्रेडिंग टाइज को ख़त्म कर दिया है, मिशन सारे बंद कर दिए हैं, और हाई कमिश्नर्स को दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ऐसा किया गया है, और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ बंद की गई हैं। इसमें ये बताया गया इस एडिटोरियल में। द डिसीजन टू रिड्यूस मिशन स्ट्रेंथ इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट वर्किंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट प्रेजेंट। कि हमें इन रिलेशन को सुधारना होगा। इट इज़ अ साइन हाउएवर दैट जस्ट व्हेन इट सीम टाइज बिटवीन द टू नेबर्स कैन नॉट मेक गेट मच वर्स दे डू। कि ऐसा इसमें कहा गया लास्ट में कि कहते हैं किसी भी दो नेबरिंग कंट्री के बीच में ऐसी कंडीशन, इतनी बुरी कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कंडीशन काफ़ी वर्स हो गई है, ऐसा इसमें बताया गया है। अगला एडिटोरियल आता है द सेंटर्स डिसीजन टू मेक इट मैंडेटरी फॉर वेंडर्स ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत जो हमारे PM ने कहा है, तो उसके लिए ये, और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जितने भी नॉर्मल वेंडर हैं जो बाहर कहते हैं लोग काम करते हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, वो लोग इस पर रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे उन्हें एक ऑनलाइन रिकॉग्निशन मिलेगा, जिसके कारण लोग वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। चलिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक नेशनल पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण इंडस्ट्रियाँ और क्या कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। दैट हैज़ यूज टेक्नोलॉजी टू रिमूव एंट्री बैरियर्स फॉर बेनिफाइड सेलर्स। ये बीच के जो बैरियर होते हैं, जो सेलर्स से सामान लेके बेचते हैं या ऑनलाइन सामान रखते हैं,
उन बैरियर को ये हटाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ये कहता है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये वर्क करता है ट्रांसपेरेंसी रहे और तेज़ी से काम हो, तो इसके लिए ये वर्क करता है मैक्सिमम। इट फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट्स। क्या कहते हैं, ये जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके लिए इसमें प्लेटफॉर्म में वर्क होगा, और कहते हैं इसमें सारा सामान होगा जिससे लोग ले सकें, ऐसा इसमें बताया गया है। ये इसीलिए है मैक्सिमम की एक्सटेंट ऑफ लोकल कंटेंट सेट गाइडलाइंस ऑन द परसेंट और परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन फॉर इनेबलिंग प्रोक्योरमेंट इन द केस ऑफ बिट्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। कि नॉर्मल एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी उस आइटम की, उसके हिसाब से इसमें चलाया गया है। वही बात हुई कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे इंडिया कई काम कर सकता है। सेल्फ रिलायंस इज अ लॉन्ग एंड कैपिटल इंटेंस वर्क बट इट कुड रिक्वायर फार ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंस ज़रूरी है, क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन हमारे अभी ज़रूरत है कि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, स्किल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, तभी ये हेल्पफुल होगा। Policymakers ought to tone down any trade-linked rhetoric and give diplomats and military negotiators the room to smooth ties। कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं, वो काम करें इसके ऊपर और अच्छे से काम करें, जिसके कारण इसमें अच्छा डिसीजन लिया जा सके और अच्छे से काम कर सके, ऐसा इसमें बताया गया। फिर आता है ये एडिटोरियल, द पेरिस ऑफ फॉलो द लीडर सिंड्रोम टू द थिंकिंग इंडियन, द मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक अमंग अदर इशूज बोथ अनसेटिस्फैक्ट्री एंड मिसगाइडेड। जो पेंडेमिक है इस कारण उसमें जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से कोई प्लान नहीं है और कोई एक प्लान मैनर में नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसा कहा गया इसमें। एवरीथिंग हैज़ बीन सेड बिफोर बट सिंस नोबडी लिसन्स वी हैव टू कीप गोइंग बैक एंड बिगिन ऑल ओवर अगेन। कि पहले भी कहा गया है, एक फ्रेंच राइटर एंड्रे गिल्डे की बात, एक स्टेटमेंट है कि पहले भी कहा गया है और कोई सुनता नहीं है हमें, लेकिन तब भी करते रहना है और बार बार करते रहना है, ऐसी स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे आप देख ही रहोगे कोविड-19 के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है और कहते हैं उसके लिए कोई प्लान मैनर नहीं है, लेकिन हमें उसके खिलाफ काम करते रहना है और काम करते रहना है जब तक वो ख़त्म ना हो पाए। इसका एक ये रेफरेंस हो सकता है। द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इज़ कॉजिंग ग्रेट पेन। ये काफ़ी लोगों को दिक्कतें पैदा कर रहा है कोविड-19, और उसके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उतनी तरह से हैंडल नहीं कर पा रही उतने अच्छे तरह से, और क्या कहते हैं काफ़ी इकनॉमी को दिक्कत हुई है, इकनॉमिकली हमें दिक्कत हो रही है, और लोगों को रहने, हज़ारों लाखों लोगों को दिक्कतें हुई है, लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, गए हैं, तो क्या कहते हैं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग भूख से क्या कहते हैं परेशान थे, इसलिए लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। तो इस पेंडेमिक में कोई एक प्लान मैनर होना चाहिए था पूरे पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इसमें यह भी लिखा है, इवन नाउ द प्लानर्स इन द कंट्री डू नॉट हैव अ नेशनल कॉम्बैट टू कॉम्बैट द डिसीज़। कि इसमें यह भी कहा कि कोई जो हमारे प्लानर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके पास कोई एक प्लान नहीं है इस नेशनल जो एक पेंडेमिक है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उस पर कोई इनके पास है नहीं। फिर इसमें यह भी दिया है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा ये काम कर रहे हैं पूरा, क्या देख रहे हैं कि कैसे। चलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट देख लेते हैं, फिर आगे का एडिटोरियल देखेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इट ऑल्सो लेज डाउन गाइड 2005। ये कहते हैं गिव डायरेक्शन की मिनिस्टर ऑफ और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कैसे किसी डिज़ास्टर के समय हमें काम करना है और किस तरह उस पर रिस्पॉन्स देना है, किस तरह रिएक्शन लेना है, ये पूरा एक्ट बताता है। Does it majorly monitors and implement the national plan and plans prepared by the ministers or departments of the central government and gives superintendent power to the officer executing plans। क्या कहते हैं, ये पूरा नेशनल प्लान एक बनाता है, उसके ऊपर काम करते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर, और एक अपने ऑफिसरों को पूरा एक पावर देता है जिससे वो प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसा ये पूरा एक्ट करता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी देख लेते हैं क्या होता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये सेक्शन 8 जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके अंदर इसे बनाया गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। चलिए आगे का एडिटोरियल देखते हैं। इसमें यही बताया गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं इसे।
फिर एक इसमें टर्म आया नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर है उसके लिए एक फ़ंड भी बनाया जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए NDRF के बारे में देख लेते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। ये सेक्शन 46 के द्वारा बनाया गया, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके सेक्शन 46 के द्वारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड बनाया गया है। ये फ़ंड ये कहते हैं उसी लिए हेल्पफुल होता है कि जो डिज़ास्टर का कंडीशन राइज हुई है उसको ख़त्म करने के लिए ये फ़ंड बनाया जाता है। NDRF इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सप्लीमेंट द फंड्स ऑफ द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। ये कहते हैं उन स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड को भी पैसा देता है, जिससे स्टेट वाइज भी लोग काम कर सकें और हेल्प हो सके इस कैलमिटी में। द DM Act defines disaster to mean a catastrophe, mishap and calamity or grave occurrence in any area। ये कहते हैं एक डिज़ास्टर को कहते हैं एक कैलेमिटी मानते हैं, जिसके कारण या इंसिडेंट मान लो या मैन मेड कॉज मान लो, कुछ भी मान लो एक डिज़ास्टर को, जिस पे ये काम करते हैं। पूरे उसमें यही है, आप पढ़ सकते हैं हमारे नोट्स में, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं किस लिए काम करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ NDRF टू सप्लीमेंट द SDRF। क्या कहते हैं इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि जो SDRF होता है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, उसके ऊपर काम करना, उसको देखना कि वो सही से काम कर पा रहा है और उसको फंड प्रोवाइड कराना। NDRF इज लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। ये पब्लिक अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि ये रिजर्व फंड है, ना कि कोई प्रॉफिट बेस्ड इंटरेस्ट है। इसमें ना कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, बस एक रिजर्व फंड है जो लोगों के लिए काम करता है। इसमें ये भी बताया गया है जैसे PM केयर्स फंड आया है, जो क्या कहते हैं NDRF की तरह है, लेकिन वो NDRF नहीं है, क्योंकि NDRF पे CAG ऑडिट करता है, लेकिन PM केयर्स फंड पे कोई ऑडिट नहीं है। उन्होंने पहले कह दिया कि जो इतने करोड़ पैसा आया लेकिन उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, CAG उस पर ऑडिट नहीं करेगा, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। आप कमेंट सेक्शन में बताएं इस वक्त हमारा CAG कौन है, CAG ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी हैव टू स्प्रेड। इसमें यह भी कहा गया है कि अब मीडिया और सिविल सोसाइटी, जो कहते हैं हमारी सिविल सोसाइटी है या मीडिया है हमारी, तो उनको काम करना होगा हमारे नेशन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास तो कोई स्टेप है नहीं, तो हमें ही कुछ करना होगा इसे बचाने के लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इंटायरली इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ईच सिटीजन टू डिफेंड इट। कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ मैक्सिमम वही है कि लोगों के ऊपर है कि वो उसे बचाना चाहते हैं कि नहीं, कितना ज़रूरी है उनके लिए बचाना, ये उस पर डिटरमाइन करता है। इस एडिटोरियल पूरा यही दिया है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। OBC पैनल गेट 6 month एक्सटेंशन। यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड अ 6 month एक्सटेंशन टू द कमीशन अपॉइंटेड टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो OBC पैनल है, जो उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, जो जैसे आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में था कि OBC की कुछ कैटेगरियों को सब कैटेगरी होंगी और उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा एक एक्ट लाया जाएगा। उसके बाद ऐसा किया जाएगा, एक अमेंडमेंट किया जाएगा, उसके बाद ऐसा किया जाएगा। अभी लेकिन वो हो नहीं पाया, उसका 6 महीने का और एक्सटेंशन हो गया उस रिपोर्ट को आने में, तो इस न्यूज़ में वही बताया गया है। पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है और उसे फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा। इसलिए रखा गया उसमें क्योंकि स्क्रूटनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, कहते हैं इस पर उस पर चेक होगा कि जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जो टेररिज्म को पैसा जा रहा है उस पर चेक होगी, और मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही उस पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, और कमेंट सेक्शन कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, तो थैंक यू फॉर द टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें हमारे नोट्स के लिए।